हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जीके जीएस की नियमित क्लासेस चल रही हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को कवर कराया जा रहा है। आगामी जो रेलवे है, एमपीपीएससी है और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो कहां से मिलता है, कौन से अभिलेख से मिलता है। झांसी अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, एरण अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। तो कौन से अभिलेख से मिलता है, तो ये मिलता है एरण अभिलेख से। कौन से अभिलेख से, एरण अभिलेख से। डिटेल देख लेते हैं इसकी। सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। कार्यकाल इसका 510 ईस्वी के आसपास रहा है और इसमें गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट है, इन फैक्ट को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। प्रयाग से, जूनागढ़ अभिलेख से, एरण से, मंदसौर से। तो ये प्रयाग प्रशस्ति से या इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। इलाहाबाद शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र को गुप्त का जो राजदरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखित यह शिलालेख था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, यह भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखित था। तो ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया था। शिलालेख में समुद्रगुप्त के शासन के दौरान उनकी सभी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनको विसेंट स्मिथ नामक अंग्रेज ने इन्हें भारत का नेपोलियन बताया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन में देखें, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो किसके शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और ये लगभग 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा और ये चीन से आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। इसने पाटलिपुत्र, गया, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला इत्यादि नगरों का इसने भ्रमण किया था। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। तो कौन थे, हरिसेन, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो गुप्त काल अपने 9 रत्नों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां पे पूछा गया है महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे, तो ये कौन थे, आर्यभट्ट थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। डिटेल देख लेते हैं। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञानी रहे। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। आर्यभट्टियम नामक इनकी रचना थी और एक आर्य सिद्धांत नामक रचना थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा गुप्त काल के जो 9 रत्न थे, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहपनक, शंकु, वराहमिहिर, वर्रुच, बेताल भट्ट इत्यादि गुप्तकालीन 9 रत्न थे। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है। प्राचीन काल में या भारतीय इतिहास में किस वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो किस वंश, कौन सा वंश है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, मगध वंश। तो कौन से वंश को स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या हैं, तो क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लिन युग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था के स्थापत्य कला के रूप में, साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष काल के रूप में भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कला और साहित्य का विकास इसी समय हुआ है। गुप्त काल के जो 9 रत्न थे कौन कौन है, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहपनक, शंकु, वराहमिहिर, वर्रुच और बेताल भट्ट इनके 9 रत्न थे। अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कौन सा वंश है जिसके शासनकाल में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश। तो कौन सा? ये कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासनकाल में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे या जारी किए गए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस है। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक जो कनिष्क है, 78 ईस्वी में शक संवत भी जारी किया था और द्वितीय अशोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्पूतों का निर्माण शुंग काल में हुआ था? यहां पे स्पूतों के नाम दिए गए हैं, उनका निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो कौन कौन से स्तूप हैं? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा का स्तूप। तो इनमें से कौन है? ये तीनों ही है। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा का स्तूप, ये तीनों का निर्माण जो हुआ था वो शुंग काल के दौरान हुआ था। किस काल के दौरान? शुंग काल के दौरान। यदि भरहुत स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, बौद्ध स्थल है। सांची स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। और भाजा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित 22 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत में जो महान व्याकरणाचार्य थे पतंजलि, वो किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में या समुद्रगुप्त के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? ये पुष्यमित्र शुंग। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, और उन्हीं के शासनकाल में पतंजलि थे। पतंजलि की एक रचना है अष्टाध्यायी, जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी। तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण इसमें से कहां मिलता है? जैन वास्तुकला से संबंधित पूछा गया है। प्रयागराज, ये पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में है। संगम नगरी है। खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है और ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कहां पे स्थित है? राजस्थान का सिरोही जिला है, वहां पे माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण जो है 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। यह जैन मंदिर, यह मंदिर जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। और दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियों का निर्माण जो है वो जैन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यहां पे राइट आंसर देखें, एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंपली वेंकैया। किसके द्वारा? ये पिंपली वेंकैया के द्वारा 1921 में तैयार किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका निर्माण जो हुआ था 1921 में पिंपली वेंकैया द्वारा किया गया था और इसको अपनाया कब गया था? तो भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में देखें, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स मिशन। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 कब किया गया है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसकी अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और संविधान सभा का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में देखें, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू,
जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो कौन थे? ये जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर। जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट। राजेंद्र प्रसाद द्वारा चंपारण सत्याग्रह एंड चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद के 3 दशक और मेरी 51 कविताएं। तो ये कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं लेखक और पुस्तक से संबंधित, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां स्थित है? यहां पे दक्षिण भारत से पूछा गया है, प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां स्थित है? मदुरई में, कांजी में, रामेश्वरम में, श्रवण बेलगोला में। तो कहां पे स्थित है? ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवण बेलगोला है, और यहां गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और किसने बनवाई थी? चामुंडा राय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की गई थी? तुर्क राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न है, किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन आलम, सिकंदर लोदी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी। 1175 में आया था और इसने तुर्क राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा 2 फैक्ट इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था? नवरोज उत्सव एक पारसी उत्सव है, इसको किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने, नसरुद्दीन महमूद ने, आराम शाह ने या इल्तुतमिश ने? किसने? तो ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था। नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? प्रारंभ किसने किया था? ये बलबन द्वारा किया गया था। यहां पे देखें, बलबन तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। इसने 2 प्रथाएं शुरू की थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सजदा और पैबोस, ये किसके द्वारा इस प्रथा को शुरुआत किया गया था? ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसने लौह की रक्त नीति का भी पालन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्टों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई है? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन में देखें, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो किसको दी गई है? ये महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्हें उपाधि मिली है और किसके द्वारा दी गई है, तो ये देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? अकबर द्वितीय ने दिया गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक और नेताजी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो देश रत्न या और अजात शत्रु के नाम से। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए, इनके उपनाम को, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? पहला हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोपिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो क्या था? ब्रह्म समाज। ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इन्हें
आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, एक समाज सुधारक थे। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद द्वारा। प्रमुख संस्थाएं हैं, इनको देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किया गया था। ब्रह्म समाज जो प्रश्न पूछा गया है 1928 में स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी तो 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और थियोपिकल सोसाइटी भी 1875 में स्थापना हुई थी मैडम एचपी ब्लावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। और मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, इनको याद रखिए, इसमें प्रश्न बार बार बनते हैं। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाला ऐसा कौन सा शासक है जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें से कौन सा है? ये नादिर शाह है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। डिटेल देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया था आक्रमण? 1739 में। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? किस पुराण में, ये पुराणों के नाम दिए गए हैं, उसमें मौर्य वंश के संबंध में जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। तो कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? किस वंश की? तो गुप्त वंश की। और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो किसके शासनकाल में? ये कनिष्क के शासनकाल में। ये कुषाण वंश का शासक था जिसके शासनकाल में गांधार और मथुरा शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ। एक फैक्ट इसमें और इंपॉर्टेंट है, 78 ईस्वी में इसने शक संवत भी चलाया था और इसे द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 किनके मध्य हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ये 1816 में हुई थी, 1816 में। और किसके किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन में देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी और मगध साम्राज्य के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य, अवध के नवाब और नेपाल के मध्य। तो किसके मध्य हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ये करंट अफेयर से भी जुड़ा प्रश्न है क्योंकि अभी हाल में ही भारत और नेपाल को सीमा विवाद के लेके कुछ हस्तक्षेप हुए थे, वो यही सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य, क्योंकि उस समय जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था 1816 में। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी 1814 से 16 के मध्य, और ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद यह संधि को अमल में लाया गया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अकबर के शासनकाल में, टीपू सुल्तान के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में, या कृष्णदेव राय के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? ये शिवाजी के शासनकाल में। डिटेल देख लेते हैं। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन होते थे? पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था, अमात्य मजूमदार लेखा परीक्षक या वर्तमान में बोले वित्त मंत्री का पद होता था, वाक्यान्वीस या मंत्री अभिलेख से संबंधित था, सुरूनवीस सचिव से संबंधित था, सेनापति को सर नौबत पंडित राव या दानाध्यक्ष, विदेश सचिव सुमंत या दबीर होते थे, और न्यायाधीश। इस तरह से ये 8 प्रधान होते थे जो शासन कार्यों में मराठा शासक शिवाजी की सहायता करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
बाबर ने प्रसिद्ध तुगलका नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है और यह पहली बार तुगलका नीति का प्रयोग किया था। वो कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध में। तो कौन से युद्ध में किया था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें इसने तुगलका नीति का प्रयोग किया था। तुगलका नीति क्या होती है? इसमें जो सेना होती है उसको छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाता है और उसमें दुश्मन की सेना को चारों तरफ से हमला कराया जाता है। छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से चारों तरफ से हमला कराया जाता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके अलावा खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ये चारों युद्ध बाबर के लड़े गए हैं, इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था बाबर और महमूद लोधी के मध्य। और ये चारों के चारों बाबर ने जीते थे। इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए रणनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? कृष्णदेव राय द्वारा जो अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत थे वो कौन सी बुक में मिलता है? ऑप्शन में देखें, आमुक्त माल्याद में, मनुचरितम में, पारिजात अपहरणम में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बुक है? ये आमुक्त माल्याद है। आमुक्त माल्याद में कृष्णदेव राय के राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है और इसे तमिल ग्रंथ या तमिल महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इस तरह से आज की हमारी इतिहास की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसी तरह से टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे भी क्लासें इसी तरह की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।